Hello students, how are you? All well? Okay. Today's topic is mutual इंडक्टेंस. हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था सेल्फ इंडक्टेंस का सेम टू सेम कॉपी है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या करना है कि भाई खुद खाना है और खुद बनाना है नहीं, हमें बनाना है, दूसरों को खिलाना है. क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दो कॉइल लेनी पड़ेगी. दो कॉइल. एक कॉइल मैंने ये ले ली, देखो ये कॉइल मैंने ले ली. इस कॉइल के अंदर दूसरी एक और कॉइल ले लेता हूं मैं, छोटी सी. बोथ कॉइल्स हैव देयर ओन टर्न्स, ठीक है. लाइक ये टर्न्स है उनके पास. सेम ऊपर वाली कॉइल है, उनके पास भी टर्न्स है. लाइक दिस, ये टर्न्स है, ठीक है. बोथ कॉइल हैव देयर ओन टर्न्स. पहले एक काम करते हैं कि दिस कॉइल इज S1 और इसे हम लोग S2. क्यों S1 S2? लाइक अ सोलेनॉइड है, दैट्स वाई. तो कॉइल S1 जो है उसके अंदर जो टर्न्स मिलते हैं, टर्न्स वो है N1. उसका जो एरिया है वो है A2. N1 इज इक्वल्स टू N1 L1, ठीक है. बट यहां पे दोनों की लेंथ मुझे कॉमन रखनी है, सो दिस इज L. एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई R1 स्क्वायर. ओके. अब ये बड़ी जो कॉइल है वो करंट कैरिंग कॉइल है. This coil is current carrying coil. क्लियर? जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी. B1 म्यू 0 N1 I1, ये मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगी. अब जैसे ही उसके अंदर करंट के चेंजेस आएंगे, एज I1 जो होगा वो अगर चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट B1 ऑल्सो चेंज. I1 में चेंज होगा तो B1 में भी चेंज होगा, कॉमन बात है. बट यहां पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स इन कॉइल 2 इज, ध्यान से देखना, φ2 इज इक्वल्स टू BA. A मतलब उसका एरिया और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड. किसका? तो जिसके पास करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ना. इसके पास करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगा B1. अगर B1 चेंज होगा तो φ2 चेंज होगा, लिखा है मैंने, ठीक है. तो इफ B1 अगर चेंज होगा तो φ2 चेंज होगा. अब ये जो B1 है वो क्यों चेंज होता है? बिकॉज I1 चेंज होता है. तो अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि अगर I1 चेंज होगा तो φ2 चेंज होगा. इफ I1 इज चेंज देन φ2 इज चेंज्ड. ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. तो टोटल फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 इज phi total to it is N2 phi 2. Okay,
and these flux depends upon the current I1. करंट I1 पे डिपेंडेंट है ये कि भाई इसके अंदर जो भी करंट होंगे उसके अंदर वो चेंजेस आएंगे, जो I1 चेंज करेगा वो फ्लक्स उसके अंदर चेंज होगा। तो N2 phi2 इज इक्वल्स टू M I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी बात हो रही है? तो जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसे अब पहले लिखना है और बाकी वाला बाद में, ये बाद में। अगर करंट चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना होगा? तो एप्सिलॉन 2 के अंदर होगा माइनस डी बाई डी टी N2 phi2 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी M21 I1। M21 को बाहर ले लो, इट्स di1 by dt। तो जो दूसरे में जो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 is proportional to rate of change of current in coil 1। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एप्सिलॉन 2 इज प्रोपोर्शनल टू di1 by dt। तो ये जो M21 है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस था आगे वाली थ्योरी में, वैसे यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है N2 phi2 by I1 और माइनस एप्सिलॉन 2 बाय di1 बाई dt। इसका भी जो यूनिट है वो हेनरी ही होगा। इसका जो यूनिट है वो हेनरी ही होगा, वो चेंज होगा नहीं। दैट्स यूनिट इज सेम बिकॉज यूनिट इज नॉट फॉर द सेल्फ, नॉट फॉर द म्यूचुअल, बट यूनिट इज ओनली फॉर द इंडक्शन। इंडक्शन का यूनिट है, ठीक है, वो सेल्फ का म्यूचुअल का नहीं है, इंडक्टेंस का यूनिट है। तो M21 और M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम कहां जाएंगे कि अगर हमने सपोज थोड़ी प्रोसेस हमने रिवर्स कर दी। नाउ दिस टाइम करंट इन कॉइल 1 की जगह पे आपने कॉइल 2 में डाल दिया, ठीक है। बट यहां पे ध्यान रखना, नोट याद रखना, नोट coil 2 is not much smaller than coil 1। तो आपको कंडीशन में क्या देंगे कि भाई R2 is less than R1, ऐसा कुछ देंगे अगर बहुत ही स्मॉल है तो ये हो गई मच स्मॉलर की कंडीशन। और R2 लेस देन अगर R1 देते हैं तो दैट्स ओनली स्मॉलर कंडीशन, ओके। तो
इसमें फर्क क्या है, तो जब R2 लेस देन R1 होगा तो आप यहां पे M12 एंड M21 दोनों फाइंड नहीं कर सकते, तो आप यहां पे जस्ट M21 ही फाइंड कर सकते हो। अगर ये छोटा होता है देन यू कैन फाइंड बोथ। तो बोथ का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर मैंने करंट डाला, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना बड़ा होगा, इतना इतना इतना, हाँ। बट क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा होगा कि पूरे रूम को कवर करे, नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ये जो बड़ी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर ये है, अगर ये कॉइल छोटी है, इसके अंदर अगर हम लोग करंट डालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये आराम से इस कॉइल को कवर करेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि भाई अंदर की कॉइल जस्ट इतनी ही छोटी है, ठीक है, तो अब ये बताओ कि इस कॉइल के अंदर अगर करंट डालोगे तो क्या ये बड़ी वाली कॉइल को वो कवर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात है, नॉट पॉसिबल कि अगर कॉइल बहुत ही छोटी है तो ये कवर नहीं कर पाएगी। अगर कॉइल बड़ी है, ठीक है, अगर इतनी साइज की छोटी कॉइल भी है तो डेफिनेटली वो कवर करेगी। लेकिन अगर बहुत ही छोटी होगी, ठीक है, चाहे लेंथ में कोई भी हो, लेंथ डजंट मैटर, लेकिन रेडियस पे डिपेंडेंट है कि वो रेडियस कितनी छोटी है, तो ये कभी भी अपना मैग्नेटिक फील्ड इसमें से बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ही बाहर नहीं निकलेगा तो इसका फ्लक्स चेंज होने का तो सवाल ही नहीं होता है, तो उसके अंदर तो इंड्यूस ईएमएफ होने का सवाल ही नहीं है। एक सिंपल लॉजिक। ओके, अभी देखो, ये ध्यान में रखना, दूसरी कॉइल के अंदर करंट है, तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है N1 इज प्रोपोर्शनल टू दिस टाइम I2, और जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो N1 इज इक्वल्स टू MI2। तो मैंने क्या बोला अभी कि जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसे आप पहले लिखो और दूसरे को बाद में लिखो। इट्स M12, इट इज M12। ओके, और जो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल 1 इज epsilon1 is equals to minus M12 di2 by dt। ओके, तो अभी ये बात याद रखना कि जो M12 फॉर सेम प्रोसेस M12 इज इक्वल्स टू M21 फॉर सेम प्रोसेस। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो अगर ये निकाल के कोई दूसरा डाले तो नहीं पता, तो दोनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम सोलेनॉइड के साथ कन्वर्ट करके देखेंगे, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, लेट्स चेक। पोस्ट करके लिख लेना सब कुछ। Okay, let's go. Due to I1, change in phi2, I1 के कारण phi2 में चेंज होगा, तो जो टोटल phi2 है इट इज N2 phi2। तो फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज B1 चेंज हो रहा है E2। N2 phi2, चलो अब N2 की बात करते हैं तो हम लेंगे N2L, L इज कॉमन, phi1
म्यू जीरो I1 N1 I1 एरिया पाई आर टू स्क्वायर. Therefore, N2 phi 2 divided by I1 is equals to mu 0 N1 N2 L पाई आर टू स्क्वायर. और ये हो गया हमारा M21 mu 0 N1 N2 L पाई आर टू स्क्वायर. ओके, अब एक काम करते हैं कि हम लोग N1 को लिखेंगे, N2 को लिखेंगे पाई आर टू स्क्वायर. N1 को लिखो ना N1 बाय L, N2 को लिखो N2 बाय L. 1L कैंसल, म्यू जीरो N1 N2 पाई आर टू स्क्वायर बाय L. ये हो गया हमारा इक्वेशन. इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो. ठीक है, क्लियर. अब दूसरे की बात करते हैं. यहां पे आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस करनी है. ठीक है, वो नोट मैं आपको दिखा रहा हूं. Phi 1 total, it's N2 phi 2, it is N2, sorry, phi 1 total, it is N1 phi 1. तो N1 phi 1 किसके कारण? बिकॉज ऑफ I2 के कारण. सो B2 ऑफ एरिया 2. एरिया 1 नहीं आएगा यहां पे, तो 2 का 2 लिखा था. कुछ भी हो, आपको एरिया सबसे छोटे का ही कंसिडर करना है. एरिया इज कंसिडर्ड फॉर स्मॉल कॉइल एवरी टाइम. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा एक स्टार, एक कंडीशन है ऐसी. ठीक है, मैं यहां पे स्टार कर देता हूं ताकि आपको पता चले ये स्टार है, ये स्टार कंडीशन है. वो नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट में, स्टार शर्तों लागू. वैसे ही नाउ N1 phi 1, इट इज N1 मतलब N1L. B2 is equals to mu 0 N2 I2 pi R2 square. Therefore, N1 phi 1 by I2, it is what? M. जो ऊपर है उसे पहले लिखो, जो नीचे है उसे बाद में लिखो. सेम थिंग. देखो, जो ऊपर है उसे पहले लिखा है, जो नीचे है उसे बाद में लिखा है. कॉमन. is equals to mu 0 N1 N2 I2 pi R2 square. I2 नीचे डाल दिया तो I2 लिखने की जरूरत नहीं है. ये इक्वेशन नंबर 3. अब वही थी M21 mu 0 N1 by L N2 by L L pi R2 square. 1L cancel. M12 mu 0 N1 N2 pi R2 square by L. नंबर 4. तो एक और 3 देखो. म्यू 0 N1 म्यू 0 N1 N2L N2L पाई R2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर. म्यू 0 N1 म्यू 0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर N2 पाई R2 स्क्वायर बाय L. लेंथ आपको कॉमन यूज करनी है. ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 और अगर 4 की बात करो तो M21 इज इक्वल्स M12 is equals to M21. ओके, लेकिन
यहाँ पे हमने जो भी इंडक्टेंस पढ़ा है वो एक नॉर्मल कंडीशन का इंडक्शन है, मतलब कि यहाँ पे जो दो कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने उतना मायने नहीं रखा है, याद रखना। M जो है, दिस M डिपेंड्स अपॉन distance between two coils and second रिलेटिव ओरिएंटेशन ऊपर, मतलब कि वो एक दूसरे से किस एंगल पे है। सपोज अगर ये दोनों एग्जैक्टली ऐसे है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे हो जाते हैं अंदर की साइड पे, तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जो दो सोलेनॉइड थे, ठीक है, वो दोनों सोलेनॉइड के बीच में हमने हवा रखी थी। अगर सपोज इफ both filled with सेम मटेरियल, दोनों को अगर सेम मटेरियल से भर दो तो M21 इज इक्वल्स टू M12 इज इक्वल्स टू म्यू N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर। और म्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू जीरो म्यू आर, कहां से आया, याद करो, म्यू आर इज इक्वल्स टू चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक इंटेंसिटी, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो। तो यहां से बनता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक। लेकिन आपको ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है, जो आगे भी हम लोगों ने किया है, कि अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करें कि भाई जो कॉइल के अंदर टोटल जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ, ठीक है, टोटल अगर ईएमएफ की बात करें तो वो दो टाइप से होगा, एक सेल्फ का होगा, एक म्यूचुअल का भी होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पहली कॉइल के अंदर जो चेंज आता है, सपोज इसके अंदर चेंज आता है, ठीक है, इसके अंदर, तो वो चेंज उसके खुद के अंदर ही मिलेगा। वो थ्योरी हमने लास्ट में पढ़ी कि अगर खुद खाना बनाया है तो खुद भी खाना पड़ेगा। तो वही बात यहां पे रखनी है आपको कि माइनस एल डी आई वन बाई डी टी सपोज है, तो यहां पे M21 डी आई वन बाई डी टी यूज करना पड़ेगा आपको, और तब जाके हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक है। So this is a theory of mutual inductance. If you like my theory, then comment it. Thank you for watching this video.